हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 27 ऑफ अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया एशियान की जो समिट हुई है 2025 की। इस वर्चुअल समिट जो अटेंड किए प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें क्या चीज़ें बोली हैं। फिर इसी से कनेक्टेड जो पॉइंट्स हैं आपके मेंस के लिए, साथ ही साथ प्रीलिम्स में जो पीवाईक्यू उठे हैं वो भी आपके सामने मैं शो करूंगा। ये इंटरनेशनल रिलेशन, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए भी काफ़ी रिलेवेंट आर्टिकल है। सेकेंड आर्टिकल बात करता है आईयूसीएन की वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट आई है। मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में वेस्टर्न घाट को क्यों वल्नरेबल कहा गया है। यहीं पे कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज के ऊपर बात की गई है। मैं उससे कनेक्टेड पीवाईक्यू आपके सामने शो करूंगा। फिर बताऊंगा बेसिकली क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो इस पूरी रिपोर्ट में डाली गई हैं। ये एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। थर्ड आर्टिकल बात करता है दिल्ली में एयर पोल्यूशन की क्राइसिस है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब ये क्राइसिस कैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसको कैसे इम्पैक्ट करती है। ये आर्टिकल पर्टिकुलरली बात करता है प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर जो इन्वर्स इम्पैक्ट होता है। अगर स्पेसिफिक बताऊं तो PM2.5, PM10 ये किस तरीके से जो फीटस होता है उस पर इम्पैक्ट करेगा, फर्टिलिटी पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो एक डिटेल डिस्कशन आपके साथ में करूंगा। फोर्थ आर्टिकल बात करता है झारखंड में HIV कंटैमिनेटेड ब्लड का ट्रांसफ्यूशन होने से कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। मैं बताऊंगा ये क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। पहला है HIV में क्या होता है, मैं HIV के बारे में आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा थैलेसीमिया क्या होता है। फिर उसी से कनेक्टेड एनीमिया समझाऊंगा, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी जो गवर्नमेंट की है वो बताऊंगा। और कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे कनेक्टेड जो PYQ उठा हुआ है। लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया जापान का जो रिलेशन है, पर्टिकुलरली देखा है जो पीपल टू पीपल और जो वर्कफोर्स की टाइज है। ये आर्टिकल बात करता है कि जापान की जो पॉपुलेशन एज हो रही है उसमें किस तरीके से इंडिया एज अ कंट्रीब्यूटर काम कर सकता है। मतलब इंडिया की वर्कफोर्स जाके काम करे जापान में, तो इसमें किस तरीके से जापान स्टेप्स ले रहा है। साथ ही साथ इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस जो उठे हैं वो आपके सामने शो करूंगा। फिर आपको मैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बताऊंगा, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बताऊंगा, उससे कनेक्टेड PYQ बताऊंगा। GS1 2015 में क्वेश्चन उठा है, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। अब आप नोटिस करिए, क्योंकि मैं जितनी भी कंट्रीज, मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कंट्रीज की जहां की पॉपुलेशन एज हो रही है, साथ ही साथ बताऊंगा वो आखिर एज क्यों हो रही है। देयर मस्ट बी सम रीजन ड्यू टू विच द पॉपुलेशन इज गेटिंग डिक्लाइंड। तो मैं आपको रीजंस बताऊंगा, तो उन रीजंस का सहारा लेकर के आप इस जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है उसको एक बैलेंस फॉर्म में आंसर कर पाएंगे। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल बेसिकली फर्स्ट स्नैप ही है, जहां पे क्या बात हुई है इंडिया एशियान की समिट 2025 पे। तो यहाँ पे जो 22nd इंडिया एशियान समिट है इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया है। अब जो वर्चुअली एड्रेस किया तो कुछ पॉइंट्स बोले हैं। पहली चीज़ उन्होंने बोली कि भैया यहाँ की जो पार्टनरशिप है इंडिया और एशियान की, तो वो बहुत ही स्ट्रांग है और स्ट्रैटेजिक है डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मतलब ग्लोबल में कितना जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी है, उसके बावजूद हमारी और एशियान की बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। साथ ही साथ एशियान को कल्चरल पार्टनर कहा गया है। क्यों? क्योंकि एशियान जो कंट्रीज हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदू कल्चर भी देखने को मिलता है, टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि इसी पे उन्होंने कहा कि हम एक कल्चरल पार्टनर है एशिया के, क्योंकि हमारी हिस्ट्री और वैल्यूज शेयर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, जो कोऑपरेशन है इन रिगार्ड्स इन मैरिटाइम सिक्योरिटी उसको और डीपन करने की बात की गई है। ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर जो रिलीफ होता है उसमें पार्टिसिपेशन और ज़्यादा अच्छे करने की बात हुई है। साथ ही साथ डिजिटल इंक्लूजन के ऊपर बात है, फूड सिक्योरिटी। अब जैसे डिजिटल इंक्लूजन बोला तो इंडिया में डिजिटल इंक्लूजन करने का काम कौन करता है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए NPCI। इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है, कैसे करता है, UPI है। अब UPI से कनेक्टेड क्वेश्चन आपको दिमाग में चाहिए, UPI का जो कतर के साथ डील हुई है, मतलब NPCI ने जो डील की है वहां पे QR का यूज करके अब आप भी पेमेंट कर सकते हो कतर में। अब इसी से कनेक्टेड 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, आप एग्जैक्टली अगर नोटिस करोगे तो जब कभी कोई पॉइंट मैं बोल रहा हूं तो उसका एग्जैक्टली दिमाग में आना चाहिए। फिर यहाँ पे ग्लोबल साउथ की सॉलिडारिटी कही गई है। अब ग्लोबल साउथ से कनेक्टेड चीजें आपको कैसे पता करोगे? ग्लोबल साउथ का मतलब ये है कि भाई ये एक ऐसा रीजन है जो कि कहीं ना कहीं उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, या डेवलपिंग स्टेज में बेसिकली कहा जाता है। तो इस वजह से पॉइंट है, अभी जब ब्रिक्स समिट हुई थी वहां पे ग्लोबल साउथ थीम में डाला गया था। तो मैंने आपको बताया था कि थीम में ग्लोबल नॉर्थ कर सकते हैं आपसे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन करने की बात की है एजुकेशन में, टूरिज्म में, साइंस एंड टेक में, साथ ही साथ हेल्थ, ग्रीन और साइबर सिक्योरिटी में। ये मेजर पॉइंट्स हैं किसके, जो एड्रेस किया गया। अब इन मेजर पॉइंट्स का सहारा आप ले सकते हो अगर पूछा जाए कि भैया कंसिडर या चलो वो तो आपका प्रीलिम्स का हो गया, मेंस में आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिस्कस इंडिया एशियान, डिस्कस द आउटकम ऑफ इंडिया एशियान समिट, तो वहां पे आप ये सारे पॉइंट्स को डाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, तिमोर लेस्ते को एक नया एशियान मेंबर की तरीके से वेलकम किया गया। ध्यान रखिएगा तिमोर लेस्ते, ठीक है, जरूरी है क्योंकि कभी भी कोई नया मेंबर किसी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड होता है तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये तिमोर लेस्ते को ध्यान रखिएगा, अभी जब मैं आपको बताऊंगा। और इंडिया एशियान जो टुगेदर 1/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे पुश किया गया है आईटिका को, इसके पहले भी आपको मैं बताया था, एशिया इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, जिससे इकोनॉमिक पोटेंशियल और ज्यादा बूस्ट हो सके। ठीक है, अब आपको एशियान पता होना चाहिए। एसोसिएशन मतलब ये समूह है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब जो एशिया है उसमें साउथ ईस्ट रीजन में जो कंट्रीज हैं उनका समूह है। टोटल कितनी, 10 कंट्रीज हैं। अभी तिमोर लेस्ते क्या है, इनकमिंग मेंबर है। इसी तरीके से ब्रिक्स के इनकमिंग मेंबर्स भी आपको पता होने चाहिए, जिसमें इंडोनेशिया भी देखने को आपको मिला था, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को कनेक्ट कहाँ करना है आपको, इंडोनेशिया, इसीलिए मैंने बोला ब्रिक्स से कनेक्टिविटी है। ठीक है, फिलीपींस, ब्रूनी, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज आपकी 10 है एशियान के मेंबर। ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनल पीस को इंश्योर करना, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एनहांस करना, साथ ही साथ कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज को और ज्यादा फोस्टर अप करना। मैप पे आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका म्यांमार का रीजन है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक एक मैप पे हाईलाइट करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ब्रिक्स के ऊपर पूछा गया है। कहा गया है इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या ये क्वेश्चन नहीं बोल सकते कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एशियान, तो वहां पे नहीं सकते कि भैया जो आपका तिमोर लेस्टे हैज बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ एशियान, तो वहां लिखने की बजाय लिख दें इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ एशियान। ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सही क्या है, तिमोर लेस्टे है। तो ये इंडोनेशिया मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये नया मेंबर के तरीके से शामिल हुआ है। और साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते थे कि भैया इंडोनेशिया, देयर इज वन कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया विच इज पार्ट ऑफ ब्रिक्स, तो ऐसे बोलेंगे। तब भी आपको पता होना चाहिए बात किसकी हो रही है, ये इंडोनेशिया की हो रही है। मैंने आपको थीम के बारे में समझाया था, अक्सर थीम में गलती करते हैं, यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म लिख दिया है, बल्कि ये आपका मल्टीलैटरलिज्म है। ये 6 ब्रिक्स समिट है, 17 के बारे में मैंने आपको पूरा थीम बताया। यहाँ पे थीम ग्लोबल साउथ के ऊपर है, मैंने आपसे कहा कैसे ट्रैप डाल सकते हैं, ग्लोबल नॉर्थ लिख के डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरऑल एशियान के बारे में बताया। अब एशियान है तो कहीं ना कहीं इसमें ईस्ट एशिया समिट भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसी के साथ समिट एक तरीके से स्टार्ट की जाएगी, इनॉग्रेट की जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2005 में एस्टेब्लिश की गई थी। 18 कंट्रीज का समूह है, एशियान के 10, साथ ही साथ जो अलग अलग ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं। इसके 18 मेंबर्स हैं किसके, ईस्ट एशिया समिट, मतलब ईस्टर्न पार्ट की बात हो रही है। इसका मेन जो मोटिव होता है, पर्पस होता है, स्ट्रैटेजिक डायलॉग को प्रमोट करना, रीजनल कोऑपरेशन करना इन पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इश्यूज पे। इंडिया के रोल के बारे में बात की जाए तो ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, 2005 से लेकर के ईस्ट एशिया समिट का इस्तेमाल करता है। क्या, कौन, इंडिया, जिससे वो एक रीजनल सेफ्टी को, रीजनल सेफ्टी कैसे होगी, जो मैरिटाइम लेवल पे है, इकोनॉमिक लेवल पे, उन सब के लेवल पे इसको इंश्योर किया जा सके। अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट एशिया समिट एंगेज करता है क्वाड मेंबर्स को और ब्रिक्स कंट्रीज को। तो कभी कभी क्या होता है, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो थोड़ी बहुत एंटी रहती हैं क्वाड के मेंबर्स में, क्योंकि क्वाड में क्या है, आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, अमेरिका देखने को मिलेगा, जापान मिलेगा और इंडिया मिलेगा। एशियान में क्या है, ब्रिक्स में क्या है, ब्रिक्स में आपका ब्राजील, रशिया, ये सारे सारे एंटी तो हैं। तो अभी जो ईस्ट एशिया समिट है इसमें दोनों क्वाड के, ब्रिक्स के दोनों मेंबर्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मेन चीज, एशियान में इंडिया की पार्टिसिपेशन हुआ है, तो क्या एशियान का मेंबर है, आंसर इज नहीं। क्या एशिया पैसिफिक का मेंबर है इंडिया, नहीं। तो 2015 का क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच, तो मैंने कहा एशिया पैसिफिक का है, नहीं। एशियान का है, नहीं। ईस्ट एशिया समिट का है, यस, एब्सोल्युटली राइट। तो सेकंड वन इज द राइट। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात करता है, दिल्ली एयर पोल्यूशन की क्राइसिस और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर। तो आपको पता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी वर्स हो गई पोस्ट दिवाली, इससे जो प्रेग्नेंट वुमेन पे सीवियर इंपैक्ट पड़ा है। अब पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस को, ये सारे एग्जैक्ट पॉइंट को आप लिख सकते हो अपने मेंस में। मतलब ये चैलेंजेस हैं एयर पोल्यूशन के जो फेस होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को। पहली चीज क्या होती है, जब एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी, इससे ग्रोथ प्रॉब्लम होगी।
ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम ही तो हो रही है। फिर जो आपकी हाइयर रिस्क हो जाता है प्री टर्म, मतलब जो बर्थ का एक नॉर्मल टाइम डाला जाता है उससे पहले ही बर्थ हो जाती है। इससे क्या होता है, बर्थ के समय वेट कम होता है, ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। ब्रेथलेसनेस और हाइपरटेंशन भी बढ़ जाता है मदर में, क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जब नहीं होगी तो सारे अंग में क्या नहीं पहुंचेगा, ब्लड की सप्लाई ढंग से नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो बीपी हाई लो बना रहेगा, तो इससे क्या होगा, हाइपरटेंशन की भी चीज होगी। फीटल पे डिस्ट्रेस पड़ेगा। अब फीटल पे डिस्ट्रेस पड़ेगा तो जनरली जो नेचुरल वे होता है प्रेगनेंसी का वो चीज नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, बर्थ का सी सेक्शन ज्यादा होंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अस्थमा की और मेटाबॉलिक इश्यू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे के अंदर। ये सारे मैंने क्या बताया, ये सारे इम्पैक्ट हैं जो एयर पोल्यूशन के पड़ते हैं वुमेन, कभी कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, कैसे एयर क्वालिटी को हम लोग मेजर करते हैं, तो उसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स है मतलब ये कैसा इंडेक्स होता है, कैसा नंबर होता है जो एयर की क्वालिटी आपके अराउंड पता करता है या बताता है। कौन पब्लिश करता है, सीपीसीबी इसको पब्लिश करता है। ठीक है, ये बेसिकली एक नंबर देते हैं, नंबर के अनुसार बताते हैं कहाँ पे कितना पोल्यूशन है। तो कोई ना कोई तो क्राइटेरिया भी रखते होंगे, तो आप नोटिस करो यहाँ पे PM 2.5, 10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और पीबी जिसे लीड कहते हैं। तो ये सारे ही हैं केवल पोल्यूटेंट्स जिसका मेजरमेंट करके एयर क्वालिटी इंडेक्स पता किया जाता है। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करोगे तो चाइना के शंघाई सिटी में क्या हुआ है, वहाँ पे अभी PM 2.5 का लेवल कम होने के बावजूद भी एयर बहुत टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा रही है, क्या बस इतने ही पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्या और नहीं हो सकते हैं? तो वो अभी भी चर्चा का विषय है, एक स्टडी का है, उस पर रिसर्च होने का पॉइंट है, बट अभी सिर्फ इतने पे ही हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी चीजें नहीं है, और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन मैं इसके पहले भी पूछ चुका हूँ। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नहीं है, तो आपका 2, 3, 4 डायरेक्टली सही हो जाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है IUCN। IUCN का मतलब पता है क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनियन है, एक समूह है। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है, जो नेचर है उसका कंजर्वेशन करना। जब मैं कह रहा हूं नेचर का कंजर्वेशन करना, इसका तात्पर्य है कि जो नेचर के अंदर स्पीशीज है, स्पीशीज मतलब प्लांट की स्पीशीज भी होंगी और जो एनिमल की स्पीशीज है, उन सबको सेफगार्ड करना, कंजर्व करना। तो कंजर्व करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कौन खतरे में है। भैया अगर किसी को सेफ्टी दोगे पहले खतरा तो पता करो ना, उसी मुकाबले सेफ्टी दी जाएगी। तो खतरा पता करने के लिए वो रेड बुक निकालते हैं, जिसमें क्या होता है, लिस्ट होती है। एंड अब याद करो थोड़ा सा, क्या होता है, वल्नरेबल होता है, फिर क्या एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटेंट। ठीक है, फिर ये सारे क्या होता है, नियरली थ्रेटन्ड, ये सारे पॉइंट्स होते हैं जो IUCN रेड बुक में डालती है। बट अभी मैं उसके ऊपर नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो IUCN के बारे में आपको बता दिया। बट पॉइंट क्या है, IUCN ने वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अब ये जो इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीजें डाली गई हैं, इंडिया की फाइंडिंग्स पर्टिकुलर कहा जाए तो IUCN ने कहा है जो वेस्टर्न घाट है, मानस नेशनल पार्क है, सुंदरबन है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसर्न का विषय है इस समय। अगर एशिया की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के बारे में बात की जाए तो ये सब किस में आते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज नेचुरल साइट्स की लिस्ट में आते हैं। तो कहा गया कि भैया ये सारे के सारे जो है इसमें सिग्निफिकेंट कंसर्न है। तो क्वेश्चन है क्या मेजर थ्रेट आइडेंटिफाई हुआ है। पहला थ्रेट तो एज यूजुअल क्लाइमेट चेंज है, टूरिज्म का प्रेशर है इन सब एरियाज में, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। तो जैसे मैं IAS की बात करूं तो IAS क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। कौन सा, तुरंत दिमाग में आज प्रोसोपिस जूलीफेरा क्वेश्चन उठा हुआ है, इससे वाटर हायासिंथ इससे भी क्वेश्चन उठा हुआ है, और इससे पहले आर्टिकल्स भी उठे थे, मैंने आपको कई बार समझाया था। ठीक है, साथ ही साथ और क्या थ्रेट है, रोड और इंफ्रा का एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट में फायर हो रहा है, इलीगल लॉगिंग हो रही है, पेड़ों की कटाई कर दी जा रही है, एनक्रोचमेंट, वेस्ट, रोड किल्स, ये सब एक बड़ा चैलेंज है, थ्रेट्स है, जिसकी वजह से ये वेस्टर्न घाट का रीजन, मानस और सुंदरबन में आ रहा है। ठीक है, ये बेसिक मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। अब मैं बात करता हूं आपसे वाई वेस्टर्न घाट एंड सुंदरबंस आर वल्नरेबल। ठीक है, ये तो अब पर्टिकुलरली मैंने ओवरऑल बताया थ्रेट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं। अब मैं बताता हूं क्या और क्यों वल्नरेबल है। तो पहली चीज है हाइड्रो पावर का एक्सपेंशन, जैसे सिलाहल्ला पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट। अब जैसे मैंने कहा पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। बट अभी समझते हैं कि क्यों वल्नरेबल है। टूरिज्म का वेस्ट, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक रीजन है। प्लांटेशन का एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है, जो नेटिव फॉरेस्ट है वो रिप्लेस हो जा रहे हैं। क्लाइमेट ड्रिवन जो स्पीशीज हैं उनकी शिफ्ट हो रही है, इन्वेजिव स्पीशीज आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने। सुंदरवन में सैलिनिटी बढ़ रही है, स्टॉर्म्स, हैवी मेटल कंटामिनेशन बढ़ रहा है। अब जैसे ही मैंने सैलिनिटी बोला, मेटल कंटामिनेशन बोला, तुरंत दिमाग में आपके आना चाहिए क्या, मैनग्रोव्स।
तो मैंग्रोव जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको भी क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं। सैलिनिटी टॉलरेंट होते हैं, मतलब सॉल्ट टॉलरेंट स्पीशीज होती है मैंग्रोव्स। अब जैसे ही मैंग्रोव्स बोलूं आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भैया MS स्वामीनाथन ने क्या किया था, मैंग्रोव्स को कंजर्व प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई थी। मैंग्रोव को एज अ बायोशील्ड उन्होंने रेफर किया था, किसने, MS स्वामीनाथन ने। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मैंने बताया क्यों वल्नरेबल है वेस्टर्न और आपका सुंदरबन। अब पॉइंट देखो, यहाँ पे पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के ऊपर बात है। तो ये होता क्या है, मान लेते हैं आपका ये रिवर है, ये जा रहा है, ठीक है, अब नीचे रिवर देखो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक पंप लगाया जाएगा, इस पंप से ले जाके ऊपर पानी स्टोर कर देंगे। इसीलिए पंप स्टोरेज मतलब क्या हो गया, पानी को ऊपर ले जाके स्टोर कर देंगे, ठीक है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट कर देंगे। अगर पानी यहाँ से छोड़ेंगे तो बहुत तेजी से आएगा। तो होता क्या है डैम्स में, आप नोटिस करो हाइड्रो पावर में पानी जब जा रहा होता है तो वहां पे डैम बनाते हैं, टर्बाइंस लगाते हैं। तो जब पानी की रफ्तार से टर्बाइंस घूमते हैं तो उससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक तरीका होता है। तो यहाँ ये जो पम्प्ड हाइड्रो पावर है इसका यूज कब होता है, इसका यूज तब होता है जब कभी भी वाटर लेवल थोड़ा बहुत कम होता है, सीजन नहीं होता वाटर का, तो लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ये लोग जनरली इसको ऊपर वाला पानी नीचे भेजेंगे और उससे टर्बाइंस घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो पानी कब ऊपर भेजेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होगी, जब कम सीजन होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड ज्यादा नहीं हो रही होगी तो पानी को ऊपर भेज देंगे पंप लगा के। और जब इलेक्ट्रिसिटी के सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और यहां से फुलफिल नहीं हो पाएगा तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ऊपर से पानी नीचे छोड़ देंगे। तो ये लोग क्या होता है, ये रन ऑफ द रिवर जनरली कहा है, मतलब जो रिवर रन कर रहा होता है उसी के ऊपर बनाया जाता है। इसी में सवाल कोट भी है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्दर्न पार्ट का हिस्सा है। अब मैं बात करूं 24 में क्वेश्चन, रिसेंटली पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर किस चीज के लिए यूज होता है, तो आप खुद सोच के बताइए किस लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, यही तो बताया। यहाँ पे कैसे दिख रहा है, पम्प्ड स्टोरेज, सुनते ही लग रहा है पम्प्ड है, पंप लगा है तो मतलब कुछ ना कुछ क्रॉप से रिलेटेड है, बट नहीं, यहाँ पे बात हो रही है पंप लगा के पानी ऊपर भेजेंगे। हाइड्रो पावर मतलब पानी से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट करने की बात हो रही है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्या लिखा है, बगलिहार चेनाब पे है, सही है। दुल्हस्ती कहाँ पे है, आप थोड़ा ध्यान दोगे, चंद्रा चेनाब पे है, गलत हो जाता है। सलाल कहाँ पे है, ये भी गलत हो जाता है, तो 1 इज द राइट वन। अब देखो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, आप एक बार इसे पढ़ सकते हो, पढ़ने से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है झारखंड में, ठीक है, कुछ लोकेशन ऐसे चाईबासा, वेस्ट सिंहभूम, झारखंड, यहाँ पे 5 थैलेसीमिया के चिल्ड्रंस हैं जो कि HIV पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं। थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब अभी पूरा थैलेसीमिया के बारे में फिर से बता दूंगा, पर पहले चलो थैलेसीमिया ही समझ लो आप लोग, व्हाट इज थैलेसीमिया। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जहां पे बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, बेसिकली एक प्रोटीन है जो आपके खून के अंदर होता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एक जहां से दूसरी जहां ट्रांसफर करने में काफी मदद करता है। तो अगर किसी को थैलेसीमिया है दैट मींस लो हीमोग्लोबिन है, लो हीमोग्लोबिन होगा तो कहीं ना कहीं थैलेसीमिया होने के बाद एनीमिया हो जाता है, फैटीग होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली ब्लड दिया जाएगा। इससे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, ये जो केस है इसमें क्या हुआ है, 5 ऐसे बच्चे जिनको थैलेसीमिया था उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, क्यों, क्योंकि लो हीमोग्लोबिन है। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो ब्लड कहीं ना कहीं दिक्कत थी ब्लड में, मतलब ब्लड के अंदर HIV रहा होगा, HIV के वायरस रहे होंगे। तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं HIV पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं, तो इसकी वजह से क्या है, जो वहां के सर्जन्स हैं उन सबको क्या सस्पेंड कर दिया गया है, फाइनेंशियल एड दिया गया है। बट अगेन ये सारा पॉइंट क्या है जो करंट में हुआ है, ठीक है, ये तो पॉइंट होगा। लेकिन यहां से कनेक्टेड चीजें कैसे, CSP मेथड अप्लाई करना है, C फॉर करंट, S फॉर स्टैटिक, P फॉर PYQ। तो पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक टर्म थैलेसीमिया मैंने बता दिया, ठीक है। अब समझो HIV क्या होता है, ठीक है। HIV का सिंपल साधारण सा मतलब ये समझो, क्या लिखा है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अक्सर तो सर व्हाट इज HIV, सर कैसे पढ़े, कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सा ह्यूमन मतलब इंसान, इम्यूनो मतलब क्या है, जो इंसान का इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है वायरस की वजह से, ठीक है। पर्टिकुलरली कहा जाए तो जो T सेल्स होती हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल वाले पार्ट में आपको याद होगा जो मैंने समझाया था, T सेल क्या होती है, ये एक तरीके से एक पुलिस फोर्स होती हैं, ठीक है, जो टैकल करती हैं इन्फेक्शंस को। तो इसमें एक मेनली CD4 T सेल होती है, ये इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है। तो अब जब HIV वायरस है, मतलब HIV वायरस का मतलब क्या है, ऐसा वायरस जो आपके
सॉरी इम्यून को पूरी तरीके से कमजोर कर दे, ये ऐसा ही वायरस है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलरली कौन सा इम्यून, CD4 टी सेल को ये इम्यून जो जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उस पर अटैक करता है और इसको पूरी तरीके से कमजोर कर देता है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से ट्रांसमिशन कैसे होता है, अलग अलग प्रोसेस है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, फिर कंटैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो अभी मैंने आपको बताया वो क्या था, झारखंड वाला, यहाँ पे कंटैमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है। शेयर्ड निडल और सिरिंजेस भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से HIV फैलता है। ठीक है, तो HIV बेसिकली क्या है, एक वायरस है। थैलेसीमिया के बारे में मैंने बता दिया, पहले थैलेसीमिया होगा जिसकी वजह से इवेंचुअली अनीमिया हो जाता है। अनीमिया क्या है, जहां बॉडी के अंदर इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं या हीमोग्लोबिन नहीं होती हैं। तो अब जब ये नहीं होगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, रिड्यूस हो जाएगी। मेन सिम्टम क्या है, फैटीग रहेगा, वीकनेस रहेगा, ये सारे मेन सिम्टम है। कॉमन कॉजेस क्या होते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी। तो कभी भी एनीमिया होगा तो आपको कैल्शियम दिया जाएगा कि आयरन दिया जाएगा, ऑब्वियसली आयरन की डेफिशिएंसी जब होगी तो आपको, एनीमिया क्या है, एनीमिया में हीमोग्लोबिन में आयरन ही तो मेन है। तो आयरन की डेफिशिएंसी हटाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च करती है, जिसमें अनीमिया मुक्त भारत एक प्रोग्राम है। इसके अंदर आप नोटिस करो, पर्टिकुलरली मैं अगर नोटिस करूंगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन। ठीक है, आप एक बार इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो आपको स्ट्रेट अभी समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी के ऊपर बात, जैसे क्या लिखा है, प्रोफाइलैक्टिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन 23 का, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेट अभी पूछा है, प्रोफाइलैक्टिक कैल्शियम, इन्होंने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर दिया, तो कैल्शियम नहीं है बेटा, ये आयरन है। बट स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब व्हाट इज, अब बच्चों ने इतना बोला सर समझ ही में नहीं आया, है क्या कॉर्ड मतलब क्या होता है। जब कोई भी महिला बर्थ देती है तो एक कॉर्ड लगी होती है, ठीक है, जिसे आप नाभि कहते हो, तो बच्चे की जब कनेक्शन होता है नाभि काटी जाती है। तो इसका मतलब इस कैंपेन में कहा जाता है भैया तुरंत आप मत काटो उस कॉर्ड को, थोड़ा सा रुको, इससे क्या होगा, ब्लड की कमी, बच्चे मतलब माँ से बच्चे में ब्लड चला जाएगा, इससे एनीमिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये भी सही है। पीरियोडिक डीवॉर्मिंग की जाएगी, मतलब जो वॉर्म्स होते हैं बच्चे के पेट में उसको डीवॉर्म किया जाएगा, मतलब खत्म किया जाएगा। खत्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया ब्लड कहीं ना कहीं क्या होगा, ब्लड में कोई गंदगी नहीं जाएगी, तो ये भी सही है। इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस, क्या केवल आयरन के ऊपर बात होगी या जो नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस होते हैं उस पर ही फोकस किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो आपका तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, मतलब 4 नहीं सही है, 3 स्टेटमेंट केवल सही है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2019 का स्टेटमेंट क्या कह रहा है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, कह रहे हैं नॉट करेक्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस C डज नॉट हैव अ वैक्सीन। चलो फिर कह रहे हैं ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस B एंड C वायरस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। क्या स्टेटमेंट सही है, ये तो स्टेटमेंट सही है। सही है तो गलत हो जाएगा यहाँ के लिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं सम ऑफ दोज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस B एंड C डू नॉट शो सिम्टम फॉर मेनी ईयर्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कह रहे हैं हेपेटाइटिस बी भी वैसे ट्रांसमिट होता है जैसे HIV ट्रांसमिट होता है, तो ये भी सही है। बट पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपको गलत बताना है, तो आपका बी गलत हो गया, नहीं हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए अपने आप से क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिर बात करता है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, ये क्या होती है। यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, बात करिए वैक्सीन के ऊपर, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के ऊपर बात हो रही है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे जनरली क्या किया जाता है, वायरस जो होगा, वायरस का जीन उठाया जाएगा, फिर आपको जो इन्फेक्शन हो रखा है उसका जीन पकड़ के दोनों को रिकम्बाइन कर दिया जाएगा और एक वैक्सीन बना दी जाएगी, साधारण सी भाषा में। तो क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, बिल्कुल होती है। क्या केवल वायरस होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, ये अभी आपको पहले आर्टिकल के बारे में समझाता हूं। ठीक है, यहां पे हुआ क्या, सुजुकी ने 1981 में इंडिया में एंट्री की थी और एंट्री करने के बाद इंडिया के वर्कर्स को बहुत ज्यादा उन्होंने सिखाया था, ट्रेन किया था। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया जापानीज इंजीनियर ने इंडियन वर्कर्स को इंडिया में ट्रेन किया था। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, अब जो जापान में जरूरत हो रही है किसकी, वर्कफोर्स की जरूरत हो रही है। तो जापान वाले इनवाइट कर रहे हैं इंडियन यूथ को कि भाई आओ जापान में, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको टेक डेवलपमेंट सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे सारी चीजें, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन एज हो रही है, यहाँ पे एजिंग हो रही है। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन 65 ईयर प्लस तक की हो चुकी है, 65 साल की। ठीक है, और यहाँ पे इंडियंस ज्यादा जाना नहीं चाहते हैं। क्यों, पहली चीज तो यहाँ पे कल्चर का डिफरेंस है, दूसरी चीज क्या है, लैंग्वेज डिफरेंस है। तो ये कहीं ना कहीं एक रीजन बनता है जिस वजह से जापान उतना ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। बट स्टिल डिपेंडिंग ऑन टाइज, अगर कभी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो इंडियंस जरूर वहां पे जाएंगे। ठीक है, अगेन इट इज जस्ट डिपेंडिंग ऑन द डिप्लोमेटिक टाइज और द पॉलिटिकल टाइज, इकोनॉमिक टाइज विच हैपन्स
और विच मे हैपन इन फ्यूचर बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो ये तो पूरा आर्टिकल हो गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स देखो, क्या है, एजिंग पॉपुलेशन बात हुआ है, पॉपुलेशन से बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अदर कंट्रीज भी होंगी जहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, साउथ कोरिया की हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि फर्टिलिटी बहुत लो है। चाइना की भी हो रही है क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी वाला आफ्टर इफेक्ट है। इटली की भी लो हो रही है, मैंने रीजन बता दिया यहाँ पे क्यों हो रही है। जर्मनी की भी लो हो रही है क्योंकि फर्टिलिटी बहुत लो है। स्पेन की भी लो हो रही है, क्यों लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ये क्या करती है, बच्चों को, मतलब बोलते हैं ना, वहां पेरेंट्स जो होते हैं डिस्करेज हो जाते हैं, सोचते हैं अगर बच्चा होगा तो इससे क्या होगा, हम कैसे पालेंगे, कहां से पैसा आएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन बन रहा है किसका, आपका पॉपुलेशन एजिंग का, ठीक है। फ्रांस क्या है, एज कर रहा है बट स्लोली एज कर रहा है, ठीक है। यूके भी एज कर रहा है, सिंगापुर भी एज कर रहा है। अब यहीं पे आप बात करिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में। व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब क्या? ट्रांजिशन मतलब बदलाव, डेमोग्राफी मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें बदलाव कैसे आ रहा है, मतलब जो जनसंख्या है कैसे बदल रही है, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसकी जनरली 4 से 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेजेस प्री ट्रांजिशन होती है, जहां पे बहुत हाई बर्थ होती है, डेथ रेट होता है, दोनों हाई होता है, तो पॉपुलेशन स्टेबल होती है, मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर जा रहे हैं। पहला स्टेज हो गया। दूसरा स्टेज क्या है, यहां पे डेथ रेट थोड़ी सी डिक्लाइन होती है। क्यों डिक्लाइन होती है? क्योंकि मेडिसिन थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, मेडिक्स और अच्छा हो जाएगा, टेक में डेवलपमेंट होगा, लेकिन बर्थ रेट अभी भी क्या है, सेम है, ठीक है। बर्थ रेट सेम नहीं, अभी भी हाई है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन रैपिडली राइज हो जाती है। फिर जो आपका थर्ड होता है, यहां क्या होता है, लेट ट्रांजिशन होता है। यहां बर्थ रेट जो होती है स्टार्ट डिक्लाइन हो जाती है, ये एक सबसे बड़ी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ग्रोथ स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। पोस्ट ट्रांजिशन में क्या होता है, बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में चली जाती है। कॉसेस क्या है, कॉसेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिसाइड करता है ट्रांजिशन कैसे होगा। हेल्थ, एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग भी डिसाइड करती है किस तरीके से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा। 2012 क्वेश्चन देखिए, एज इट इज पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस। अब आप एक बार इसको पूरा पढ़िएगा, पढ़ने के बाद एक बार यहां पे आप सॉल्व करिए, एक सीक्वेंस आपको बेसिकली बनाना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं व्हाट आर कॉमन रीजंस अक्रॉस अदर कंट्रीज। आपको मैंने वहां पे अलग अलग कंट्रीज का नाम बताया। यहां पे क्या है, लो फर्टिलिटी रेट, ठीक है, लेस देन 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल। अब देखो फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, बोलते हैं भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब क्या होता है, एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चों की बर्थ दे सकती है, उसे हम लोग कहते हैं फर्टिलिटी, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं 2.1, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक महिला अपने पूरे के पूरे जो उनका लाइफ होता है ना, तो उसमें रिप्रोडक्टिव लाइफ में 2 बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है। एंड व्हाट इज रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब अगर एक माँ है, ठीक है, एक फीमेल है और एक मेल है, जब ये धरती से जा रहे हैं तो मतलब 2 पॉपुलेशन कम हो रही है। तो जब 2 पॉपुलेशन कम हो रही है तो यहाँ पे कितने बच्चों को ये छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि 4 बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, दैट मीन्स 2 एक्स्ट्रा पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर उठा के 1 कर देंगे दैट मीन्स पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो आप तुरंत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में इसको इंक्लूड करिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो पॉपुलेशन है वो एज हो जाती है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइज होती है, मतलब हेल्थ केयर अच्छा होगा तो लोग और जिंदा रहेंगे। वहीं कंपेयर टू अगर आप देखोगे प्री इंडिपेंडेंस लेवल, वहां पे मोर्टेलिटी रेट इतना हाई हो रखा था कि लोग 60 साल तो बहुत मुश्किल से जी रहे थे, ठीक है। अर्बनाइजेशन, लेट मैरिजेस, ये भी एक रीजन है। हाई कॉस्ट ऑफ रेजिंग चिल्ड्रन, ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। 24 का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, Which one of the above countries are frequently mentioned for their low birth rate or aging population or declining population? स्ट्रेट ही पूछा है। इटली है, यस। जापान है, यस। नाइजीरिया है, नहीं। अफ्रीका वाली कंट्री में कभी इतना नहीं होता कि पॉपुलेशन की दिक्कत हो रही है, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी इनफ है। साउथ कोरिया है, एब्सोल्युटली। तो 1, 2 एंड 4 इज द राइट वन, 1 इज द राइट वन, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों ये जापान का आर्टिकल लिया है, पॉपुलेशन। अब जीएस पेपर 1 पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज से कनेक्टेड है, ठीक है। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।